मेरे फर्स्ट पेपर में सिर्फ 23 क्वेश्चन सही हुए थे और आज 21 क्वेश्चन सही है। अगर 8 क्वेश्चन आप प्लस कर दीजिए तो मैं कब का जो है जेआरएफ हो गया होता। शायद सकारात्मक लोगों से जितना मुझे सीख मिली उससे अधिक नकारात्मक लोगों से मुझे सीख मिली, और मैं उससे अधिक जो है अधिक ऊर्जा के साथ हर बार जो है मैं लगा कि नकारात्मक लोगों को गलत साबित करने के लिए कि जो है इनकी जो मेरे प्रति सोच है उसको कहीं ना कहीं बदलना है, और मैं जो है उसके लिए लगा रहा बराबर। हमको एक बार कॉन्फिडेंस जो है बना लेना है कि कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें 100% जो है सिलेबस को कवर किया जाए, या कोई भी बुक जो है 100% सिलेबस को कवर करती हो। वो किताब जो है गागर में सागर के समान है, और मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर उतना आपने तैयार कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए कमजोरी नहीं रह जाएगी। मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, और अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ कर एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। उनमें से कुछ बच्चों का ही सौभाग्य ऐसा होता है जो मेहनती होते हैं, जो लगन से पढ़ते हैं, वह जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टूडेंट को मिलाने वाला हूं जिन्होंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 बार नेट क्वालिफाई करने का क्या मतलब? अगर हमारे पास एक बार सर्टिफिकेट आ जाए नेट का, तो वह एलिजिबल होता है लाइफ टाइम के लिए। ये हम जानने की कोशिश करेंगे विनय से कि उनके मन में क्या चल रहा था कि उन्होंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया, फिर भी जेआरएफ नहीं हुआ। जेआरएफ करने के पीछे उनके दिमाग में क्या मोटिवेशन है, क्यों वे करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और उनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने लगातार कंसिस्टेंट कैसे रखा, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है विनय आपका हमारे चैनल पर, और आपको 5वीं बार नेट क्वालिफाई करने पर ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपने प्लेटफार्म पर जगह देने के लिए। और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके माध्यम से जो है इस चैनल पर, और इस जर्नी में आपके चैनल का भी काफी हद तक सहयोग रहा। और आप हम जैसे लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं, ये जो है बहुत अच्छी बात है। और हम भी आपकी तरह से चाहते हैं कि जो आगामी नेट एस्पिरेंट हैं वो किस तरीके से जो है तैयारी करें, और जो जो समस्याओं का जिन समस्याओं का मैंने सामना किया है उनका किस हिसाब से जो है सामना किया जाए, और जो गलतियां मैंने कहीं की हैं वो गलतियां आगे कैसे लोग ना करें, या जो इस दौरान जो है मेरे अनुभव रहे हैं उसको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर किसी को लाभ होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। विनय, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी मैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, वहाँ पे एक स्थान है गोविंदपुर अतरौलिया आजमगढ़। और पिताजी मेरे जो है श्री ज्ञान प्रकाश मौर्य, माता स्वर्गीय सुधा देवी, और भाई अमित मौर्य, भाभी सुषमा मौर्य, बहन ज्योति मौर्य, और बच्चे समीर सानवी, ये भैया के हमारे बच्चे। जो नाना नानी का भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि प्रारंभिक 10 से 12 वर्ष जो है मैंने वहीं पर रहकर जो है पढ़ाई की थी। नाना जी मेरे डॉक्टर राम नवल मौर्य, और नानी अनारा देवी। जी, विनय, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई? जी ग्रेजुएशन मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज से, अपने क्षेत्र के वहां से किया था। बीएड किया, उसके बाद पीजी किया, और उसके बाद मैंने जो है नेट के क्षेत्र में जाने का फैसला किया। विनय, आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने नेट के बारे में सोचा और आपने 5 बार नेट क्वालीफाई किया। जब हम ये मानते हैं कि एक बार नेट क्वालीफाई हो जाए, तो वह लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल होता है, आप उसके सहारे कहीं भी जॉब ले सकते हैं। तो आपने 5 बार नेट क्वालीफाई क्यों किया? आपका जेआरएफ करने के पीछे क्या मोटिव था? क्यों करना चाहते हैं आप जेआरएफ ही क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप नेट क्वालीफाई करके आप जॉब तो ले सकते हैं। जी नेट क्वालिफाई करके सर जॉब ले सकते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो फाइनेंशियल रूप से जो है बहुत बड़े घराने से या संपन्न घराने से आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे
अधिकांश तबका मध्यम और निचला तबका है। तो मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मध्यम वर्गीय और निचले तबके के परिवारों में जो है फाइनेंशियल कंडीशन कहीं न कहीं जो है समस्या जो है पैदा करती है। इस फाइनेंशियल कंडीशन को जो है दूर करने के लिए जो है, और अपने जो है आगे की एजुकेशन की जर्नी जो है जारी रखने के लिए, मुझे जो है जेआरएफ करने के लिए जो है 5 बार जो है एग्जाम इधर देना पड़ा। और दुर्भाग्य ये रहा कि कभी 1 परसेंटाइल, 1.5 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल ऐसे ही जो है इतने से जो है जेआरएफ मेरा रुकता रहा। और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है उसमें आपको सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन पिछले 1-2 बार से मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें ओनली जेआरएफ का ऑप्शन ही नहीं फॉर्म में आता है। पिछली बारे वाले एग्जाम में जब मैं फॉर्म अप्लाई करने गया तो वहां पे साइबर कैफे पर देखा, मैंने खुद चेक किया, तो वहां पे बोथ नेट एंड जेआरएफ दे रहा है। और अब मेरे लिए ये समस्या हो जाती है कि मैं अगर जो है बोथ का ऑप्शन नहीं चुनता हूं तो मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा। तो इस नाते मुझे जो है नेट एंड जेआरएफ के लिए डालना पड़ा। तो जो फॉर्म आता है उसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नेट या फिर जेआरएफ, दोनों के लिए 2 ही ऑप्शन होते हैं। जी। तो आप जैसे जी। आपकी एज अभी है तो आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लिखा होता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जी। विनय, आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन-कौन सी बुक्स पढ़ते थे? एक-एक करके बताइए हमें। पेपर 1 को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था? सर, पेपर 1 के लिए मैंने सबसे अधिक जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए। ज्ञान अड्डा चैनल बाई शेफाली मिश्रा मैम, उनके चैनल का सहयोग लिया। इसके अलावा मैंने फर्स्ट पेपर के लिए और कोई अलग से रणनीति नहीं बनाई। और सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ चुनी हुई किताबें पढ़ी, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। 3 सेक्टर होते हैं इसमें। तीनों में मैंने जो है अलग अलग किताबें पढ़ी। एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों की पहले मैंने शुरुआत में, जब शुरुआती दौर में मैंने नेट की तैयारी शुरू की थी, उस दौरान मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी हुई थी 11वीं 12वीं। उसके बाद मैंने जो है एंशियंट के लिए एस के पांडे पढ़ा, केसी श्रीवास्तव, और जो है सौरभ चौबे। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे, परीक्षावाड़ी और एनसीईआरटी पढ़ा। और मेडुअल के लिए एस के पांडे और एलपी शर्मा। लेकिन अगर मैं इन किताबों में सबसे अधिक बताऊं तो नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, और तब तो आपको जो है कुछ चुनिंदा किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक एक किताब आप एक एक सेक्टर पे ले लीजिए, और उससे आपका कम से कम नेट के लिए काम चल जाएगा, जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं। हाँ, जेआरएफ के लिए कुछ आपको अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर के लिए जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और सब्जेक्ट के लिए जो है सौरभ चौबे, प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी सौरभ चौबे की ही किताब पढ़िए आप। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए परीक्षावाड़ी पर्याप्त है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में सॉल्व करने हैं, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, वहां से कई बार हूबहू वही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि आप पेपर को जितना रिवाइज कर पाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। उससे आपकी समझ विकसित होगी, और पेपर की डेप्थ और क्या क्वांटिटी है एग्जाम की, वो आपको पता चलेगी। और इस काफी हेल्पफुल आपके लिए होगा। और आप आसानी से जो है कम से कम नेट तो क्वालिफाई ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि विनय कुमार के द्वारा जो भी किताबें पढ़ी गई हैं, जो भी रिसोर्सेज इन्होंने फॉलो किए थे, वैसे तो वह कॉमन सी हैं, लगभग आप सभी जानते होंगे। अगर कोई नया एस्पिरेंट्स है जिसको बुक्स के बारे में नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहां से एक्सेस करके अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे पाएं। आपकी हिस्ट्री की तैयारी के लिए कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आपको गाइड किया, और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप नेट या फिर जेआरएफ कर सकते हैं? जी सर, मैं पहले जो है खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो
कुछ दिन बाद मुझे एक जानकारी हुई कि जो है यहाँ पर जो है एक सर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा उनके यहाँ अगर जाया जाए तो सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो सकती है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले से बीएड किया हुआ है, तो बीएड करने के बाद कई लोगों से मुलाकात हुई कि जो है हमको आगे टीजीटी और पीजीटी यूपी में जो होता है ये देना है, जो स्पेशली हम लोगों का टारगेट यही है। और शुरू में मैं सिविल सर्विसेज की तरफ भी 2-3 साल गया था, तो वहाँ पे कुछ मेरा लक नहीं काम किया वहाँ पर। कभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा जो है 2016 वाला प्री, वह ऐसा क्षण आया कि जहाँ से मैंने हायर एजुकेशन की तरफ जो है रुख किया। तो 2016 में जो है पीसीएस प्री का रिजल्ट आया हुआ था, यूपी पीसीएस प्री। और उस दौरान जो है मेरे 126 क्वेश्चन जो है वहाँ पे 126 नंबर मुझे मिला हुआ था, और कट ऑफ जो है 128 गई हुई थी, ओबीसी और जनरल। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो इसके बाद लोगों ने मुझे समझाया कि अगर तुम जो है सब्जेक्ट की तैयारी करके और थोड़ा बहुत 1-1.5 महीने करंट पढ़ करके जाते हो और इतना अच्छा तुम्हारा पेपर होता है, तो तुमको जो है पहले सब्जेक्ट पे कमांड करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जहाँ पे सब्जेक्ट का जो है बड़ा रोल हो। तो मुझे लगा ऐसा। और 2017 के दौरान जो है मैं पहली बार जो है मैंने किसी कोचिंग का सहारा लिया। और वहां पे मैं गया तो मुझे पता लगा वहाँ डॉक्टर अरविंद यादव सर करके पढ़ाते थे इलाहाबाद में। तो वहां पे मैं जो है उनके यहाँ गया, तो वहां मैंने शुरू किया। 3 जुलाई को मैंने एडमिशन कराया, और 5 नवंबर को मेरा एग्जाम था नेट का। और 4.5 घंटे पर डे क्लास चलती थी। संडे को टेस्ट पेपर होता था, 100 क्वेश्चन कंबाइन, एंशियंट मेडुअल मॉडर्न, तीनों पार्ट को मिला करके 100 क्वेश्चंस जो होते थे, उसमें टॉप 10 रैंक बनती थी। मेरे जो है 68, 69, 70, 72 इस तरीके से क्वेश्चन सही होते थे 100 में। और जो टॉप में बच्चे रहते थे उनका 88, 89, 90, 85, 86 इस तरीके से होता था। कोई किसी दिन 90 से प्लस भी चला गया। तो मुझे बड़ा संकोच होता था, या मन में एक विचार आता था कि इस तरीके से कैसे ये लोग पढ़ते हैं, इतनी बढ़िया तैयारी, ये लोग 85, 90 जाते हैं और मैं जो है 70, 72 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं चल रही थी कि इन लोगों ने इतने दिनों से जो है तैयारी की हुई है, मैं अभी आया हूँ 3-4 महीने से, अभी मुझे प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला हुआ था। तो उस हिसाब से ठीक चल रहा है। तो अपने आप को मैं कोसता, इसके बाद जो है एकाएक जो है सर के पास गया। सर, उनके उनका सबसे बड़ा ये बढ़िया जो है बिहेवियर था कि हर बच्चे को पहचानते थे, और सबकी कमियों पर जो है वो बारीकी से जो है उसका अवलोकन करते थे कि किस तरीके से जो है बच्चा किस और ये तैयारी कर रहा है या क्या कर रहा है। वहां पे जैसे आज पढ़ाया उन्होंने, तो 2 दिन 3 दिन बाद जो है उसको सुनते थे वहां खड़े करा करके। इस तरीके का कोचिंग संस्थानों में बहुत कम जो है देखने को ये मिलता है। और उन्होंने जो किया तो वहां पे वो मिलते थे, तो बराबर उनसे धीरे धीरे जो है हम लोग थोड़ा सा करीब होते गए। तो सर से अच्छी जो है दोस्ती हो गई वहां पर। तो सर ने मुझको बताया कि कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और जितने मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूँ इसी को बराबर जो है एनालाइज करो, इसी को पढ़ो। और जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर में गलत हो रहे हैं उनको बार बार देखो, सिर्फ देखते रहो। चारों ऑप्शन मिलने के बाद अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो है तुम्हारे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और ठीक है। तमाम लोग यहाँ पे आए, ऐसे ही शुरू किए और उनका सिलेक्शन हो गया। 5 नवंबर को मेरा एग्जाम था, मैंने एग्जाम दिया। और उसी बार जो है 2017 में जो है मेरा पहली बार नेट हुआ। जी विनय, आपका 2017 में पहली बार नट हुआ था। तो पेपर वन के लिए आप थोड़ा सा, यदि आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की है, और पेपर वन की जैसे 10 यूनिट होती हैं, 10 यूनिट को कैसे तैयार किया जाना चाहिए? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनको किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए, या फिर आगे जो पैराग्राफ आता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। पेपर वन का जो स्कोर है वो हमारे जेआरएफ डिसाइड करता है। सर, सबसे पहले ये है कि पेपर वन हो या पेपर टू हो सर, दोनों में आपके पास दोनों पेपर की जो है पूरा पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़ा हुआ वहां पर है, बार बार आपको देखना पड़े। आंखों के सामने टेबल पे पढ़ा होना चाहिए आपके, जहां आप स्टडी कर रहे हैं उस रूम में, वहां पर या तो आप दीवार पे उसको जो है कहीं चस्पा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप बार बार उसको देखते रहिए। और यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, स्ट्रक्चर वाइज आप उसको पढ़िए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बराबर सॉल्व कीजिए और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको बार बार आप देखिए और उसको समझिए।
और पेपर वन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथ पृष्ठभूमि के हैं तब तो कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन करीब मैथ से आते हैं। मैथ और रीजनिंग और ये उस तरीके से मिला करके 15 क्वेश्चन आपके आते हैं 3 यूनिट में। बाकी 35 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो आप कुछ कर सकते हैं वहां पर। तो वो 35 क्वेश्चन के ऊपर आप पहले फोकस कीजिए। अगर मैथ आपका बहुत अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप मैथ के लिए बहुत स्पेशल तैयारी कीजिए। हाँ, ये कोशिश कीजिए कि इसमें से 2-4 इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सही हो जाएं। और 35 में आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 24-25 क्वेश्चन आप वहां सही कर दीजिए। और उसके लिए जो पैराग्राफ आता है 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में वो लगभग होता है। मुझे लगता है कि 46 से 50 के बीच में वो आता है जो पैसेज आता है। उसको कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। उसमें आप ये कीजिए कि बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। और बीच बीच में आप कम से कम जैसे एक प्रोटीन बना लीजिए कि पर डे आपको एक पैसेज देखना है। एक पैसेज देखिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें से जो है क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से पूछा गया है और क्या हो रहा है जो है उसको आप कीजिए। और इसके बाद जितनी यूनिट है आप, जैसे आपको एक मैं इन्वायरमेंट का उदाहरण दूंगा। इन्वायरमेंट आपका है, उसमें जितनी जो है घटनाएं पहले हुई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है तो कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसमें क्या क्या बिंदु थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका है तो कितना आपने अचीव अब तक हमने कर लिया है, कितने गोल्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहीं आप भारत को कोई भागीदारी मिली हुई है, किसी ने कोई नेतृत्व किया है, तो थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिए आप। और बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देखिए और वहां से आप ये कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी, जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल देखा तो एक टॉपिक आपको मिल गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूरा आप पढ़ लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको पूरा पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय वन नीति है उसको पूरा पढ़ लीजिए, जो चीजें आई हैं उसमें उसको आप वहां से टॉपिक पकड़िए कि क्या क्या टॉपिक उसके अंतर्गत पूछे गए हैं। तो आपको खुद धीरे धीरे आप 25-30 टॉपिक पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसी के इर्द गिर्द घूम करके हमेशा पेपर बनाए जा रहे हैं। और पिछले 2 से 3 साल के पेपर्स का बहुत गहराई से एनालिसिस कीजिए फर्स्ट पेपर में, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और एक यूट्यूब चैनल जो भी आप अच्छा समझते हो उसको जो है आप फॉलो कीजिए। वहां क्या है, कई चीजें आपको जो है बिना मेहनत किए मिल जाती है। मेहनत करने का मतलब ये होता है कि यूनिट पढ़ाई जा रही है, एक तरीका आपको मालूम हो जाता है, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। फाइनली आप ही एग्जाम में बैठेंगे, फाइनली आप ही को करना है सब कुछ, लेकिन जो है एक गाइडेंस मिल जाता है और उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए। और मेरा ये कहना है कि फर्स्ट पेपर सर जितना हवा बनाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए वो भी 50 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। 100 आपके सब्जेक्ट के आते हैं, अगर 100 क्वेश्चन पे आप 5 घंटे समय दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन पे आपको 2 घंटे समय देना लाजमी है। इतना आप दीजिए, अगर इतना नहीं आप देते हैं तो आप फर्स्ट पेपर से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं जो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट सर खराब आता है वो हम एकाएक जो है जागते हैं, 1 महीना एग्जाम रह जाता, 15 दिन 20 दिन तो हाय तौबा मच जाती है कि पेपर फर्स्ट पेपर हमने पढ़ा नहीं, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये तो हमको आता ही नहीं है। ऐसा कुछ मत बनाइए। किसी के अंदर कोई अलग से प्रतिभा नहीं होती, अगर आप परिश्रम करेंगे आपको भी आएगा। अगर मैं फर्स्ट पेपर में कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अलग से फर्स्ट पेपर में। जैसे मेरे क्वेश्चंस जो फर्स्ट पेपर में पहले होते थे, जो मेरा नेट रुकता था, हर बार जेआरएफ नहीं हो पाता था, तो उसमें यही कारण रहा था कि फर्स्ट पेपर में मेरा स्कोर नहीं हो पाता था। बाद में जो है 26 क्वेश्चन हुआ लास्ट टाइम, अब की बार 31 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मैंने बस वही रणनीति अपनाई जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, 3 से 4 साल जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है, अगर आप उतने पेपर का सिर्फ अवलोकन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है। आप 50 क्वेश्चन ना सॉल्व कीजिए रोज, 25-25 का एक ही सेट को जो है 2 भागों में बांट दीजिए, 25 आज कीजिए 25 कल कीजिए और उसको बढ़िया से पढ़िए। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 25 से 30 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद टेक्निक पता हो जाएगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ फर्स्ट पेपर में है। जी स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि विनय ने 5 बार नेट क्वालिफाई किया है। तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, नीचे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए इनको, इनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि ये अगले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई कर दें।
और इनका जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने जो पेपर वन को इतना एलेबोरेट करके बताया कि आपने पेपर वन के लिए किस तरह से अपना माइंड सेट करना है, किस तरह से पीवाई क्यूज लगाने हैं, किस तरह से आपने अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से आपने केवल कम रिसोर्सेज को फॉलो करना है। जैसे ये बता रहे हैं, केवल एक ही यूट्यूब पर चैनल या फिर एक ही टीचर आप फॉलो कीजिए जहां से आपको कंटेंट अच्छे से समझ आ रहा है। ज़्यादा चैनल्स के पीछे जाएंगे तो आपका समय उसमें जाएगा। तो विनय, आगे बात करते हैं पेपर टू की। तो हिस्ट्री के लिए भी जैसे तीनों कालखंड होते हैं, तो प्राचीन काल को किस तरह से तैयार करना चाहिए? सर प्राचीन काल के लिए अगर आपने कोई कोचिंग ली हुई है तो कोचिंग के नोट्स पहले आप पढ़िए। सबसे पहले कोचिंग के नोट्स पढ़िए और PYQ सॉल्व कीजिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है कोचिंग का तो आप बिना कोचिंग के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। और सिर्फ आपको अपने ऊपर जो है भरोसा करना होगा। भरोसा यह है कि उस दौरान हमारे अंदर भटकाव आ जाता है। चार मित्रों से मिलते हैं, चार मित्र चार प्रकार की किताबें बताते हैं और हम उसमें जो है भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इस चीज पे हमको नहीं जाना है। हमको एक बार कॉन्फिडेंस जो है बना लेना है कि कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें 100% जो है सिलेबस को कवर किया जाए, या कोई भी बुक जो है 100% सिलेबस को कवर करती हो। जो भी किताबें हैं 60 से 65%, 70% जो है वो कवर करती है। कोई किताब हो सकता है 80% भी कवर करती हो, लेकिन उससे अधिक जो है अगर कोई कहता है तो मेरी समझ से परे है। मैंने ऐसी कोई जादुई किताब आज तक ना पढ़ी है, ना कभी किसी से सुनी है, ना कुछ ऐसा है। और मैं जो सुनता आया हूँ उसको मैंने फॉलो किया है, और वही चीज मैं जो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि एक किताब को आप, चार किताब को आप जो है 8 बार मत पढ़िए, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। और निश्चित तौर से आप मानिए, और अगला रिजल्ट आपका होगा अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है। आप अगर कुछ नहीं आपकी समझ में आ रहा है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो किताबें मैंने पढ़ी है वो मैं बता रहा हूं। मुझे जो अच्छा लगा कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं और कुछ नहीं करना है, उस तरीके से सीधे सीधे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए सौरभ चौबे की पुस्तक ले लीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है आप परीक्षावाणी ले लीजिए। तीनों किताबों को आप कम से कम, अगर आपके पास टाइम है कितना भी कम, आप कोशिश कीजिए जितनी बार आप पढ़ पाइए। मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा आपको कि 5 बार, 10 बार, 15 बार। आप कहेंगे सर 1.5 महीने का ही समय बचा हुआ, मैं कैसे पढ़ूंगा। आप जितना पढ़ पाइए पढ़िए। और उसमें भी इतना दिया गया है कि आप नेट नहीं, मैं कहता हूं अगर आपको सारी चीजें 75-80% भी ये किताबें कवर कर ले जाती है तो आप JRF हो जाएंगे। सब्जेक्ट के मामले में मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा आपने सुधार लिया तो आप JRF हो जाएंगे। ठीक है लेकिन विनय। फैक्चुअल बेसिस ये किताबें हैं, इतना आसानी से याद भी नहीं रहता है। आपको थोड़ा बहुत जो है उसमें धैर्य बना के धीरे धीरे पढ़ना है। आप कर ले जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मध्यकाल के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी स्टूडेंट को? तो मध्यकालीन इतिहास के लिए सर अगर उसके पास टाइम है तो मैं कहूंगा कि एक एक किताब जो है कम से कम डिस्क्रिप्टिव पढ़नी चाहिए, और एक किताब जो है फैक्चुअल बेस पढ़नी चाहिए। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, और खास तौर से NTA का एग्जाम या CBSE का एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम जो होते हैं, वहां पे NCERT मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। और ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाइए, बिल्कुल आराम से आप रिलैक्स होकर के उसको पढ़िए। लेकिन कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा उससे। आपको लगता है कि जी। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तैयारी नहीं हो सकती? जी हो सकती है सर, उससे बेहतर किताबें जो हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एग्जाम की डिमांड होती है कि वो चीजें इस तरीके से होती हैं, वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करती हैं। खासतौर से 11वीं 12वीं की जो NCERT है वो बहुत अच्छी है। और अगर पुरानी में कक्षा 8 की NCERT मिल जाए तो वो अच्छी है। और बाकी जो है ऐसा नहीं है। NCERT जो है राम शरण शर्मा सर ने जो लिखा हुआ वो भी देखिए है, अच्छी है। और एक उन्होंने पर्सनल अपनी लिखी हुई है, एक NCERT लिखी हुई है सिर्फ, जो है मैं जहां तक जान पा रहा हूँ। और ज्यादातर जो है किताबें बीच में NCERT के लिए वो लिख रहे थे, तो उनकी किताब जो है अच्छी है वो। जी विनय, जैसे हम सिलेबस को पढ़ते हैं तो सिलेबस का जो यूनिट 10 है, उसमें हिस्टोरियोग्राफी से जी। संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसको कैसे तैयार जी करते थे? सर देखिए, उसके हिस्टोरियोग्राफी के लिए सही माने में मैं आपको बताना चाहूँ कि किताबें बहुत आती हैं।
जैसे चित्रा राव और इन सब की जो है किताब कुछ ई श्रीधरन और सबकी आती है। तो मैंने नाम ही सुना हुआ है, कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन हिस्टोरियोग्राफी के मामले में मैं लकी रहा हूँ कि पिछले सालों में पढ़ नहीं पाया था। लेकिन इस साल जो है आपके चैनल पे एक दिन मैं जो है यूट्यूब पे ऐसे देख रहा था, तो एकाएक आपका चैनल मिला। तो मैंने वहां पर देखा कि देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है जो है, तो आपकी वीडियो दो तीन पड़ी हुई थी। तो हिस्टोरियोग्राफी का जो है वो पेपर जो है, जो आपने क्वेश्चन आंसर जो है कराया हुआ था, वो सेशन था। उसको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज्यादा बार उसको नहीं देखा हूँ, 2 बार 3 बार के आसपास, 2 बार शायद देखा हूँ, तीसरी बार भी नहीं देख पाया था। तो टारगेट किया था, लेकिन एग्जाम आगे लग गया। और थोड़ा सा मेरे परिवार में जो है शादी का माहौल बगल में था, तो मैं थोड़ा सा उसमें नहीं, बल्कि जिस दिन आपकी बार एग्जाम था उस दिन ही शादी थी जो है। तो सुबह मॉर्निंग के मीटिंग में था, 80 किलोमीटर घर से जो है पेपर था, बाइक से मैं गया था और उसके बाद आया पेपर दे करके, शाम को बारात गया। ओके विनय, आपके परिवार में और और भी कोई है जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, या फिर आप पहले हो जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ के लिए आप कोशिश कर रहे हो? जी जी, मेरे परिवार में कोई सर नहीं है। और मैं जो है अपने परिवार में जो है सेकंड जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और फैमिली जो हमारी है, जो मतलब एक खानदान बोलते हैं, तो खानदान में तो कई लोग हैं। लेकिन अपने परिवार में जो है मेरी भाभी हैं और मैं हूँ। भाभी मेरी डबल पीजी है, मैं भी डबल पीजी हूँ। बहुत अच्छी बात है विनय, आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया, और आपके पेरेंट्स को, आपके गांव वालों को, सबको आपके ऊपर प्राउड होगा आज देख करके। वे सभी सोच रहे होंगे कि हमारे गांव का लड़का इतना अच्छा कर रहा है। तो विनय, आपकी इस जर्नी के पीछे कौन मोटिवेट करता था आपको? क्योंकि लगातार इतने प्रयास देना और कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है। किसने आपको पुश बैक किया कि आप कर सकते हो? सर सर इसमें नाम जो है अगर बताऊंगा तो लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ जो है बहुत जो मेरे करीब रहे, तो उनका नाम भी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। और हालांकि इसमें मोटिवेशन जो मेरा रहा, मोटिवेशन मेरा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लोगों का रहा। सकारात्मक लोगों की तरफ से जो है चलिए कि कम से कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। नकारात्मक लोगों से ये हुआ कि भाई ये निगेटिव सोच रहे हैं, चलिए इनको सोचने दीजिए, हमको जो करना है करेंगे। शायद सकारात्मक लोगों से जितना मुझे सीख मिली, उससे अधिक नकारात्मक लोगों से मुझे सीख मिली। और मैं उससे अधिक जो है अधिक ऊर्जा के साथ हर बार जो है मैं लगा कि नकारात्मक लोगों को गलत साबित करने के लिए कि जो है इनकी जो मेरे प्रति सोच है उसको कहीं ना कहीं बदलना है। और मैं जो है उसके लिए लगा रहा बराबर। और लेकिन सबसे अधिक जो है मेरे जो है मोटिवेशन के पीछे जो है मेरे सर, और जो है मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका हाथ रहा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हर पेरेंट्स को प्राउड होता है, जैसे आप बात कर रहे थे कि आपके जो गाइड हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं अरविंद यादव जी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। और विनय, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम पहली ही बार में एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे, तो जैसे आप 5 बार नेट क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन अब हर बार जेआरएफ से चूक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नए एस्पिरेंट्स को ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, ताकि वह पहले ही बार में अपना जेआरएफ क्वालीफाई कर ले? जी, मुझे लगता है कि सर जो है फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा कमांड आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और मैं पहली बार जो मेरा नेट हुआ था 2017 में, उस दौरान जो 84 क्वेश्चंस जो है ओबीसी कट ऑफ गई हुई थी, और 92 जो है जनरल कट ऑफ गई थी। 96 जो है क्वेश्चंस जो है था, जो है जेआरएफ की कट ऑफ जो है ओबीसी। और मेरा 92 क्वेश्चन सही हुआ था, और 4 क्वेश्चन जो मेरा जेआरएफ रह गया था। तो उस दौरान लेकिन मेरे फर्स्ट पेपर में सिर्फ 23 क्वेश्चन सही हुए थे। और आज 21 क्वेश्चन सही है। अगर 8 क्वेश्चन आप प्लस कर दीजिए तो मैं कब का जो है जेआरएफ हो गया होता। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर पे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट पेपर आपको जो है वहां पहुंचा सकता है। सेकंड पेपर जो है आपको बराबर जो है उसको जो है बना करके रखना है। और फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना है। जी। विनय, आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम के दौरान, प्रेशर हैंडल करना, वहाँ पर जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इसको किस तरह से आप हैंडल करते थे? सर मैं यही सोचता था सर, जैसे मैं जो है जितनी बार गया हूँ, जब 17 में मेरा एग्जाम हुआ था तो उस समय ऑफलाइन पेपर होता था। उसके बाद एनटीए ने एग्जाम कराना शुरू करा दिया 1-2 बार के बाद।
तो 19 और 20, 21 इधर और 22 4 बार इधर हुआ है मेरा नेट जो है। और उसके पहले हुआ है वो 17 वाला, तो 5वीं बार ये आपकी बार वाले को लेकर के हुआ है। तो पिछले दो प्रयासों में जो है वही दिक्कत हुई कि जो थोड़ा सा 1.43 परसेंटाइल से पिछली बार, उसके पहले 2.15 परसेंटाइल से, और अब की बार 4 परसेंटाइल से रुका है। तो 4 परसेंटाइल में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरा सेकंड पेपर में जो है थोड़ी सी वीकनेस रह गई। और कुछ जो है क्वेश्चंस मेरे जो है आते हुए कुछ तो गलत हुए, मुझे लगता है कि कहीं कहीं रिवीजन की कहीं कमी हो गई। और थोड़ा सा ये था कि कुछ पेपर का पैटर्न इस बार बदला हुआ था, और इस नाते थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन फर्स्ट पेपर में जो है थोड़ा सा जिस हिसाब से मैंने मेहनत किया था उस हिसाब से मुझे कम नहीं मिला वहां पर, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ जी। जी विनय, आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताइएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए ऐसी कौन सी अच्छी बुक है, क्योंकि मार्केट में तो ढेरों बुक्स हैं, बाढ़ आ रखी है। तो इतनी सारी बुक्स में से कोई अच्छी बुक चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कौन सी ऐसी बुक थी जिसको फॉलो करते थे? जी, फर्स्ट पेपर के लिए जो है एजीपी पब्लिकेशंस जो है ये आती है, इलाहाबाद से छपती है। तो आप इसको ले सकते हैं, जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और लगभग हर जगह मिलती है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको, ऑफलाइन भी मिल जाती है। और सेकंड पेपर के लिए भी एजीपी पब्लिकेशंस की जो है नेट की आती है बुक। और इसके अलावा जो है घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है वो आपको पीसीएस के लिए आता है, पीसीएस आईएएस और राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग के लिए। उसको जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। और एक मैंने हाल ही में अब की बार पुस्तक जो पढ़ी है, काफी मुझको लाभ उससे मिला। क्वेश्चंस जो है काफी बेहतरीन उसकी व्याख्या दी गई है। पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक आई हुई है एक, जो है एग्जाम स्कैनर नाम से। उसमें 5,000 प्लस क्वेश्चंस हैं आरपीएससी से लेकर के और आईएएस पीसीएस और सब किताब मिला करके। और खासतौर से सेट एग्जाम और नेट एग्जाम जो अन्य राज्यों में होते हैं उससे जुड़े हुए जो है पेपर उसमें दिए गए हैं, और आरपीएससी और वहां से उठा करके तो कुछ क्वेश्चंस वहां से हूबहू पूछ लिए जाते हैं। कुलदीप फेनिन और आपके डॉक्टर ये अरविंद भास्कर और पप्पू सिंह प्रजापत, तीनों लोगों की जो है संयुक्त रूप से लिखी हुई किताब है। वो पीवाईक्यू 5,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो सर एक बार उसको भी देखना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो उसको पढ़ें। अन्यथा जो है दो किताबें जो है आप पूर्वालोकन और बाकी ये जो है एजीपी, और जो मैंने बताया हुआ है कि परीक्षावाणी, उसमें भी पीवाईक्यू पीछे दिए गए हैं। तो उसमें बॉक्स में जो दिया गया है उसको भले ना पढ़िए, लेकिन जो पैसेज है उसका पैराग्राफ पढ़िए आप। तो उसमें बेस भी आपको मिलता है और फैक्ट भी मिलते हैं। वो किताब जो है गागर में सागर के समान है। और मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर उतना आपने तैयार कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए कमजोरी नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छी बात है। परीक्षा वाणी काफी अच्छी बुक है। मैं भी चाहूंगा कि बच्चों को परीक्षा वाणी एक बार जरूर पढ़ के देखनी चाहिए, उससे काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा तब भी वह एनसीईआरटी को एडवांस लेवल पर वह कवर कर देती है। काफी अच्छी बुक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और विनय, आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई और एडवाइस देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमारी सर बातचीत में कोई रह गई हो? सर एडवाइस यही देना चाहते हैं कि जो है नेट एग्जाम जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये ऐसा इकलौता एग्जाम मुझे जहां तक लगता है सर कि जो है इस फील्ड में है कि जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सर्वाधिक लाभ जो अगर किसी एग्जाम में होता है तो नेट के एग्जाम में होता है। मैंने जो फॉलो किया है, जो मैंने अनुभव किया है, वहां से हूबहू क्वेश्चन, क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने डीपली बनाए जाते हैं कि आप कई बार पढ़ लीजिए फिर भी गलतियां आपसे होंगी ही होंगी। उसमें आप जो बहुत इजी क्वेश्चन उनको अगर आप बचा ले जाएंगे तो दो चार क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, वही जो है आपके लिए चाहे नेट का मामला हो चाहे जेआरएफ का मामला हो क्लियर हो जाएगा। कि जो आप एग्जाम देने जाते हैं प्रेशर आपके अंदर बन जाता है, क्षमता सबके अंदर सर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ नहीं। लेकिन 3 घंटे जो एग्जाम का प्रेशर आपको झेलना है, वो उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है ये सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई वहां करने नहीं जाएगा। आपको पहले से जो मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, अब कोई प्रेशर अतिरिक्त नहीं लेना है। बस इतना सोच करके जाना है कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास उसके लिए कीजिए, निगेटिव मैं नहीं सर बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रेशर लेने से जो है एग्जाम को जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको उसके लिए रणनीति बनानी होगी, और कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारना होगा। और पिछली बार जो कमियां हैं उसको अगली बार जो सुधारिए, और बार बार तब तक आप सुधारते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं।
कि एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, मदिरालय जाने को चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, और अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ कर एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। कहते हैं कि ये किताब पढ़ूं, कि ये किताब पढ़ूं, तो राह पकड़ कर एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। एक किताब सिर्फ आप पकड़ के, हर पार्ट पे एक एक किताब पकड़ के आप पढ़ के चलिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कोई किताब अच्छी होती है, कोई किताब बुरी होती है। किताबें सब अच्छी होती हैं, क्योंकि जो भी राइटर लिख रहा है उस पे अपना बहुत कुछ समय दे करके, अपना अनुभव दे करके जो है उसको कर रहा है। या यूट्यूबर जो भी पढ़ा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर से प्रैक्टिस बनाइए और उसको जो है खोजने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और सारी क्लासेज और सारे यूट्यूबर और सारा जो है मतलब कंटेंट है, कहीं कुछ जो है कम नहीं है, सब पर्याप्त है। तो विनय, आपने हमारे चैनल पर आए हो, समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्रयास है उसमें आपका जेआरएफ हो जाए और आपके साथ फिर से इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिले। तो ऐसे ही आप जी मेहनत बहुत करते बहुत रहिए धन्यवाद सर। और अपने गांव का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। और हम स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। तो विनय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद सर। और उम्मीद करता हूँ कि अगली मुलाकात जो है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद होगी। और सर ये इस बीच में कहना चाहूंगा कि जो हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट है, आपकी वीडियो से मुझे काफी लाभ हुआ है। तो मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा, नए एस्पिरेंट्स जो नेट के हैं, जो है हिस्टोरियोग्राफी की जो वीडियो या हिस्ट्री से जुड़ी, नेट से जुड़ी जो भी आपकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको एक दो बार जरूर देखने का प्रयास करें। लाभ जो आपको कहीं से मिलता है, आप ये मत देखिए कि कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। आप लाभ लीजिए उसका जो है। और सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको बस इतना करना है कि आप वहां से पढ़िए। और मैं ये कहूंगा कि नोट डाउन कर लीजिए वहां से जो है चीजें, क्योंकि बुक्स वगैरह इस तरीके से हैं, या कुछ कोटेशंस हैं जो है, राधा कृष्णन ने क्या क्या कहा है, ब्यूरी ने क्या कहा है, जो है इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा, इस तरीके से। और राधा कृष्ण राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, ये सब क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम 5-7 क्वेश्चन वहां से अधिक सही कर पाएंगे। और हो सकता है ये 5-7 क्वेश्चन जो आपके नेट या जेआरएफ जो है क्वालिफाई होने में जो है अहम योगदान जो है अदा कर दें। जी विनय, थैंक यू सो मच।